अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमन। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे उसे ख़त्म करने की। अच्छा, अब एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो ये कि मैंने इस तरह इस फॉर्मेट में वीडियो क्यों बनाई। उसका दो रीज़न है। पहला रीज़न ये कि काफ़ी स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि मिस इम्पॉर्टेंट आप साथ साथ मार्क करा लें, तो हेयर इज़ द बायोलॉजी बुक। इंशाल्लाह मैं आपको मार्क करवा दूंगी साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है और आपको किस तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज़ ये कि हम जब भी कोई चीज़ इमेजेस की मदद से पढ़ते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। इसलिए आपको स्क्रीन के बैक साइड पे इंशाल्लाह मैं इमेजेस साथ ही शो कर दूंगी ताकि आपको ईजिली हो याद रखने में। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रोल ऑफ किडनी इन यूरिन फॉर्मेशन। आपका जो चैप्टर होम्योस्टेसिस है, यानी कि हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से स्पेल आउट होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन, तो हम समझेंगे कि यूरिन पहले किस तरीके से बनती है, क्योंकि यूरिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी से निकल रहा है। अब इस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए पहले इस वेस्ट प्रोडक्ट को बनाया जाता है। जब ये वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा उसके बाद ही आपकी बॉडी से निकलेगा। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट क्यों बनता है, इसका क्या रीज़न है, हम इसे समझते हैं। तो आपकी बुक में पेज नंबर 31 इन चैप्टर 2 जो हेडिंग लिखी है द यूरिन इज फॉर्म। यूरिन जब फॉर्म होता है विद इन द लीवर सेल, तो वो कहाँ बनता है, लीवर सेल में बनता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि यूरिन आपके पास लीवर सेल में बनते हैं। उसके बाद लिखा है द लीवर सेल स्टोर्स। लीवर सेल स्टोर करते हैं सल्फर्स को और ग्लूकोज को ऑफ फूड बाय कन्वर्टिंग इनटू ग्लाइकोजन। अब सल्फर और ग्लूकोज ये आपके लीवर में ही है जो कि बाय प्रोडक्ट बन रहा है, फिर वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ग्लाइकोजन में। तो जब वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है तो बाकी अदर फूड सब्सटेंस भी बनाता है। अब इसके अलावा इन फूड सब्सटेंस के अलावा एक और चीज़ है जो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो रही है। ठीक है, अब वो जो चीज़ स्टोर हो रही है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ग्लाइकोजन है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटीन की कि प्रोटीन आपकी बॉडी में स्टोर होता है या नहीं, तो प्रोटीन आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। ठीक है, अब जब प्रोटीन स्टोर नहीं होगा तो हमारे पास जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इमाइनो एसिड है, इस इमाइनो एसिड को हमें बॉडी से फिर निकालना पड़ेगा क्योंकि ये तो स्टोर नहीं हो रहा। सो स्टूडेंट, जब प्रोटीन हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होंगे इनटू मोनोमर्स अपने माइक्रोमोलिक्यूल इमाइनो एसिड में, तो इमाइनो एसिड हमें एनर्जी तो देगा, लेकिन एक टाइम के बाद इमाइनो एसिड को हमें अपनी बॉडी से निकालना होगा क्योंकि वो इमाइनो एसिड एक इमाइनो ग्रुप बनाएगा जिसे हम कहते हैं NH2। NH2 जब बनेगा तो NH2 रिमूव्ड होगा हमारी बॉडी से और ये प्रोसेस कहलाता है डीइमाइनेशन। डीइमाइनेशन प्रोसेस यानी इमाइनो ग्रुप का हमारी बॉडी से, NH2 का हमारी बॉडी से रिमूव होना। ठीक है, उसके बाद लिखा है दिस इमाइन ग्रुप यानी NH2 ये कन्वर्ट होता है इनटू इमोनिया गैस। इमोनिया यानी NH3। NH3 एक बहुत ही ज़्यादा पॉइजनिक टॉक्सिक सब्सटेंस है, बहुत ही टॉक्सिक मॉलिक्यूल है। इमोनिया गैस NH3 हमारी बॉडी में ज़्यादा टाइम नहीं रह सकता, वरना वो कोई ना कोई डिजीज कॉज करेगा। इमोनिया गैस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, तो इसे निकालने के लिए फिर क्या प्रोसेस होता है, हमारे पास जब इमोनिया गैस स्टोर होते हैं, जब उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो उनकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए क्या होता है, लीवर सेल क्विकली कन्वर्ट करते हैं NH3 को इनटू लेस सब्सटेंस, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया में। ठीक है, यानी कि लीवर सेल में हमारे पास यूरिन बन रहे थे। हमने डिस्कस किया कि लीवर सेल बना रहे हैं, किस तरह बना रहे हैं, जब हमारी बॉडी में सारे मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे ग्लाइकोजन है, लिपिड है, ये हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहा है, ये हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन हो रहा है, हमें एनर्जी दे रहा है। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन वाली चीज़ें देर से हजम होती हैं। प्रोटीन वाली एनर्जी जो प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं वो हमें एनर्जी तो देती हैं, लेकिन एक टाइम में इमाइनो एसिड जब ब्रेक होते हैं तो इमाइनो एसिड स्टूडेंट क्या होते हैं, ग्रुप बना लेते हैं इमोनिया का। पहले तो वो इमोनिया ग्रुप बनाते हैं NH2, फिर उसके बाद जब वो हम उसको डीइमाइनेशन करते हैं तो वो एक और ग्रुप बनाते हैं NH3 का,
जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। अब इस टॉक्सिक ग्रुप को लेस टॉक्सिक बनाने के लिए हमारे पास जो लीवर सेल है वो क्विकली क्या करते हैं, इसको लेस टॉक्सिक बनाने के लिए यूरिया को बना देते हैं। यूरिया आहिस्ता आहिस्ता यूरिन की शक्ल इख्तियार करता है। किस तरीके से, आपकी बुक में लिखा है दिस यूरिया इज कैरिड बाय ब्लड टू किडनीज। ये यूरिया ब्लड में आता है किडनीज के जरिए टू स्क्रीट आउट फ्रॉम द यूरिन, ताकि वो अपनी बॉडी से निकाला जा सके यूरिन की शक्ल में। उसके बाद लिखा है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज ऑल्सो स्क्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। हमारी बॉडी से जो स्वेट निकलता है, जो पसीना निकलता है, वो हमारे पास यूरिया ही होता है। यूरिया एक शक्ल में स्वेट, इसीलिए स्वेट से बहुत स्मेल रिलीज होती है, क्योंकि रीजन ये है कि हमारे पास उस NH3 टॉक्सिक मॉलिक्यूल को लैस करने के लिए यूरिया बनता है। यूरिया एक फॉर्म में एक स्मॉल अमाउंट में हमारी स्वेट से भी निकलता है, वैसे हमारी यूरिन से निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से यूरिया की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद यूरिया की फॉर्मेशन के बाद यूरिन फॉर्मेशन, क्योंकि यूरिया तो बन गया, यूरिन कैसे बनेगा, यानी यूरिन कैसे बनेगा, तो लिखा है आपकी बुक में एक्सेस मिनरल सॉल्ट, जब हमारे पास नाइट्रोजियस वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया, ठीक है, यूरिक एसिड, ये जब पॉइजनिक सब्सटेंस हमारे पास बनते हैं तो फिर क्या होता है, वो रिमूव बॉडी से करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये बॉडी से रिमूव होंगे वाटर के साथ एंड द मिक्सचर इज कॉल्ड यूरिन। तो जो एक मिक्सचर बनेगा यूरिक एसिड यूरिया का वाटर के साथ, तो वो मिक्सचर हमारे पास यूरिन कहलाता है, ठीक है। फिर हमारे पास जैसे हम जब पानी, आपने कभी सोचा है हम जब वाटर ज़्यादा इंटेक करते हैं तभी हमें नीड होती है यूरिन का पास करने की, राइट? क्यों? इट्स अ बायोलॉजी, इट्स अ लाइफ प्रोसेस। इसे डिस्कस करना जरूरी है ताकि हम मैकेनिज्म ऑफ लाइफ को तो समझ सकें, राइट? अब अगर हम अपनी बॉडी से यूरिन को निकालते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास जो यूरिक एसिड और यूरिया है वो वाटर के साथ मिलकर एक मिक्सचर बनाएगा। वही मिक्सचर हमारे पास कहलाता है यूरिन, जिसे हम अपनी बॉडी से स्पिल आउट, एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है हमारे पास कि यूरिन जब फॉर्मेशन होती है तो वो टेक प्लेस करती है किडनी में विद टू मेन प्रोसेस, दो अहम प्रोसेस के साथ। अब वो प्रोसेस हमारे पास जो है वो प्रोसेस बेसिकली नेफ्रॉन की मदद से हो रहे हैं। वो प्रोसेस हमारे पास कहलाता है पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा कहलाता है रीअब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होगी। तो ये प्रोसेस अगर हम समझे फिल्ट्रेशन की, तो लिखा है फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ मटेरियल फ्रॉम ब्लड, यानी हमारे ब्लड में से कुछ मटेरियल्स को टेक आउट करना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी फिल्टर करना, हमारे ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है। तो वो जो फिल्टर होता है वो दो तरीके से होता है, उसकी टू टाइप्स है। पहले आपके पास लिखा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा लिखा है सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन, यानी सिलेक्टिव मीन्स सिलेक्टिव चीजों की फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स करता है हमारी बॉडी में, यानी वो एफरेंट आर्टरियोल्स, जब हम नेफ्रॉन्स को डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट, तब बोमेन्स कैप्सूल के साथ हमने एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल्स को डिस्कस किया था। तो एफरेंट आर्टरियोल्स से इंटर होने वाले जो ग्लैम्युलस नेटवर्क है, जो लोकेटेड होते हैं बोमेन्स कैप्सूल में, वो हमारे पास क्या होते हैं, बोमेन्स कैप्सूल विदाउट एनी सिलेक्शन, किसी भी सिलेक्शन के अलावा ये प्रोसेस यानी कि सिलेक्टिव नहीं होता, बल्कि ये अल्ट्रा, यानी कोई चीज़ इसमें सिलेक्ट नहीं होती कि ये चीज़ें फिल्टर आउट नहीं होगी, जो चीज़ें आती हैं उनको हम फिल्टर कर देते हैं। तो ये हमारे पास कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अगर हम बात करें सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन की, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन अकर करता है हमारे पास जितने भी प्रॉक्सिमल और डिस्टल, जो हमने कॉन्वुलेटेड ट्यूब को डिस्कस किया था, कॉन्वुलेटेड ट्यूबल से लेके जब कोई ब्लड फ्लो करेगा इनटू द पार्टिकुलर सेल्यूलर, हमारे कुछ सेल्यूलर कंपोनेंट्स में, सेल्यूलर ट्यूब्स में, तो फिर ये रिमेनिंग अमाउंट ऑफ यूरिया फिल्टर होगा ब्लड से बाय द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, जो कि रिक्वायर करता है सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को। तो ये प्रोसेस होता है। तो आपने सिंपल इससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, सबसे पहले यूरिया की फॉर्मेशन हुई, यूरिया जब बना तो यूरिया सिंपली जब वाटर के साथ मिलेगा तो एक मिक्सचर बनाएगा, यूरिया के साथ यूरिक एसिड हो गए, उसके बाद और भी हमारे पास कुछ टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है, जब वो वाटर के साथ मिलेगा तो विजली एक मिक्सचर बनाएगा, उस मिक्सचर को हम यूरिन कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी से स्पेल आउट होगा। यूरिन बनने के बाद, यूरिन बनने के अमल में दो चीज़ें होंगी, क्या, क्योंकि ये ब्लड से आ रहा है तो इसको फिल्टर आउट करना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन या रीअब्सॉर्प्शन। अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें तो फिल्ट्रेशन में हमारे पास एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है और एक हमारे पास है सिलेक्टिव।
तो आपने इतना याद रखना है, जब सिलेक्टिव चीज़ें होंगी या सिलेक्टिव ट्यूबुलेंट होगा, दैट इज आवर सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन। जिसमें कोई सिलेक्शन नहीं हो रही है वो हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें रीअब्जॉर्प्शन की, कि किस तरीके से एब्जॉर्प्शन का अमल हो रहा है, किस तरह चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसमें लिखा है इन अ नॉर्मल अडल्ट अमाउंट, हमारे पास जो एक अडल्ट बॉडी की अगर हम बात करें, अबाउट 120 सेंटीमीटर ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड ऑफ द किडनी। किडनी के अंदर 120 सेंटीमीटर फिल्ट्रेट का अमल हो रहा है और ये फॉर्म्ड हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें जो एवरी मिनट, हर मिनट में हो रहा है, पहला तो ये। दूसरा, ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट है हमारे पास, ये अलाउ करता है कि ये पास आउट कर सके विदाउट द फॉर्म ऑफ बॉडी ऑफ यूरिन, यूरिन की सूरत में, ठीक है। उसके बाद लिखा है द बॉडी विल डिहाइड्रेट एंड दैट में अकर, अगर क्योंकि स्पीडली होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको एक अमाउंट बता रहे हैं, अगर स्पीडली होगा, अगर कुछ अमाउंट में ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वाटर की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए थोड़ी रीअब्जॉर्प्शन ज़रूरी है, चीज़ों को एब्जॉर्ब करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिखा हुआ है टू प्रिवेंट दिस ह्यूज लॉस ऑफ वाटर एंड यूजफुल सॉल्ट, अगर हमने इसे प्रिवेंट नहीं किया, बचाया नहीं, रोका नहीं, तो क्या होगा, ह्यूज अमाउंट में वाटर के साथ साथ कुछ मिनरल सॉल्ट भी लूज हो जाएंगे। लिखा है उसके बाद स्टूडेंट व्हेन द फिल्टर पासेस थ्रू द नेफ्रॉन यूजफुल सब्सटेंस एंड एक्सेसिव वाटर रीअब्जॉर्ब इन द ब्लड स्टेम। अच्छा, जब हमारे पास नेफ्रॉन की मदद से जब फिल्ट्रेट के प्रोसेस में, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में नेफ्रॉन से जब चीज़ें गुजरती हैं तो कुछ सब्सटेंस हमारे पास फिल्टर हो जाते हैं, फिल्टर होते वक्त कुछ सब्सटेंस हमारे पास एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं ताकि उसे बाद में यूज़ किया जा सके, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद लिखा है यहाँ पे, अब ये जो चीज़ें होती हैं ये दो प्रोसेस की मदद से होता है, बाय द हेल्प ऑफ नॉन सिलेक्टिव एंड बाय द हेल्प ऑफ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अगर हम नॉन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो आपकी बुक में लिखा है नॉन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन अकर एट डिस्टल एंड पैरोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब विदाउट एनी सिलेक्शन। तो ये सारा अमल नेफ्रॉन के अंदर हो रहा है और ये सिलेक्टिव अमल कौन करेगा, जो हमारे पास कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल थे वो ट्यूबुलेंट ये काम करेंगे, जिसमें हमारे पास कोई सिलेक्शन नहीं होगी। अगर हम सिलेक्टिव की बात करें तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में जो हमारे पास लूप ऑफ हेनली है ये कलेक्टिंग डक्ट के साथ मदद लेंगी और इस हेल्प के जरिए जो हमारे हार्मोन्स हैं या कुछ हमारे पास ADH है, ठीक है, ये सारे सिलेक्शन वाली चीज़ें, सिलेक्टिव चीज़ें रीअब्जॉर्ब की जाएगी। तो रीअब्जॉर्प्शन क्यों हो रही है, इसका रीज़न आपको ऊपर बता दिया गया कि अगर सारी चीज़ें निकल जाएंगी बॉडी से तो फिर डिहाइड्रेशन की वजह कर इंसान मर जाएगा, ठीक है, डेथ कॉज हो जाएगी। तो इसलिए हम कुछ एसेंशियल चीज़ों को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी, ठीक है। किस दौरान एब्जॉर्ब करेगी, फिल्ट्रेशन के दौरान एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। अच्छा, उस फिल्ट्रेशन के दौरान जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो एक सिलेक्टिव होती है, एक नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव यानी कुछ भी चीज़ें उसमें जो है ना, नॉन सिलेक्टिव यानी कुछ भी सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्टिव में कुछ हार्मोन्स को हम सिलेक्ट करेंगे ताकि उनको रीअब्जॉर्ब किया जा सके, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था आपके पास फॉर्मेशन ऑफ यूरिया का और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का। इसमें कुछ प्रोसेस थे जिसको हमने डिस्कस किया। अब आपके एग्जाम में ये टॉपिक किस तरीके से आ सकता है, ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है इन डिटेल कि यूरिन फॉर्मेशन और यूरिया फॉर्मेशन आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, राइट, जिसमें आप डायग्राम बना सकते हैं। फिगर 2.14 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक यही डायग्राम है इस टॉपिक में, तो आप ये बना सकते हैं, सही है। अदरवाइज जो प्रोसेस हमने डिस्कस किए हैं जैसे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या नॉन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन, ये टॉपिक आपसे इंडिविजुअल अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई चीज़ इस टॉपिक में ना समझ आई है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब इसी चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है, हम उसे डिस्कस करते हैं, फिर इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। लास्ट टॉपिक आपका जो है दैट इज डिसऑर्डर ऑफ किडनी। बाकी सारे टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिसऑर्डर ऑफ किडनी पेज नंबर 35 ओपन कर लें। डिसऑर्डर ऑफ किडनी को हम समझेंगे कि हमारी किडनीज में किस तरीके के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, सही है। तो सबसे पहला डिसऑर्डर जो काफ़ी कॉमन आपने देखा होगा दैट इज किडनी स्टोन, जिसे हम नॉर्मली उर्दू में पथरी भी कहते हैं, राइट, कि हमारे गुर्दों में जो पथरी हो जाती है।
तो किडनी स्टोन किस तरीके से होती है, लिखा है आपकी बुक में, अ किडनी स्टोन इज सॉलिड मास दैट फॉर्म्स फ्रॉम द क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम। जब हमारे पास कैल्शियम ऑक्सिलेट और कैल्शियम कार्बोनेट की एक सॉलिड अमाउंट जो है वो फॉर्म्स करेगी, बनाएगी किसको, क्रिस्टल्स को, और फिर इस सूरत में हमारे पास किडनी स्टोन बनेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है समटाइम्स, कभी कभार यूरिक एसिड, यूरिया एसिड की मदद से, या हमारे पास साइटीन, अच्छा साइटीन जो हमारे डीएनए में हो, ठीक है, इसकी वजह कर, इसके प्रेजेंट की वजह कर भी हमारे पास किडनी स्टोन हो सकते हैं। उसके बाद लिखा है स्टूडेंट, दीज मॉलिक्यूल्स सेपरेट फ्रॉम यूरिन। अब ये मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे यूरिन से, और सेपरेट होने के बाद ये क्या करेंगे, ये हमारे पास इस तरीके से हमारे किडनी में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो जब हमारी किडनी में डिपॉजिट होंगे तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता एक स्टोन की, एक पत्थर की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देंगे। किडनी स्टोन का मतलब ऐसे नहीं बड़े बड़े पत्थर नहीं होते, वो बिल्कुल इतने माइनर से साइज से के ना पत्थर होते हैं। ठीक है, जो सम टाइम जो हमारे किडनी के पेशेंट, किडनी स्टोन के पेशेंट होते हैं, उनको जो है ना मेडिसिन दी जाती है कि आप अपना यूरिन टेस्ट करवाएं, फिर आप इन मेडिसिन को इनटेक करें, इंशाल्लाह आपके यूरिन में ये किडनी स्टोन एक्सपेल आउट हो जाएंगे। खुदा न खास्ता इस तरीके से ना हुआ तो फिर क्या होता है, हमें एक पूरा इसको निकालवाना पड़ता है, इस स्टोन को निकाल। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर इसीलिए कहा जा रहा है, ये डिसऑर्डर यानी एक डिजीज़ की शक्ल नहीं, एक डिसऑर्डर की शक्ल है कि अगर ये इस तरीके से बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन ठीक नहीं हो सका, रिकवर नहीं हो सका, तो फिर इसे निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और आपको बता दिया कि बन रहा किस तरीके से, ये समटाइम यूरिक एसिड की जो कुछ फॉर्मेशन होती है, यूरिक एसिड जो हमारी बॉडी में रह जाता है किडनी में, तो फिर वो स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सही है, अच्छा उसके बाद लिखा है हमारे पास स्टूडेंट कि ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, ये स्टोन समटाइम दीज स्टोन आर नॉट हार्ड, कभी कभार के इतने हार्ड नहीं होते हैं, देयरफॉर दे ब्रेक इनटू दी लाइक क्रिस्टल्स विच पास आउट। जो मैंने आपको बताया, कभी कभार जब ये इतने हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, तो मेडिसिन की हेल्प से ये ब्रेक हो जाते हैं और आपके यूरिन में पास आउट हो जाते हैं। लेकिन सम टाइम द लार्जर लिटिल लार्जर साइज स्टोन, स्टोन से भी लार्जर साइज जब बढ़ने लगता है इस क्रिस्टल्स का, इस स्टोन का, तो फिर क्या होता है, डैमेज ज़्यादा करना शुरू कर देता है। ये डैमेज कैसे करता है, किडनी के टिश्यूज़ को, किडनी टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देता है, और इसकी वजह कर जो है ना फिर हमें यूरिन ट्रैक में रिनाल जो है ना वो फेलियर, किडनी फेलियर, स्पेन की वजह कर हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको फौरन निकालना ज़रूरी है। अच्छा, आपकी बुक में एक डायग्राम जो है ना वो दी गई है कि हमारे पास ये जो मशीन है, इस मशीन के ज़रिए जो है ना वो किडनी स्टोन का इलाज किया जाता है। सही है, उसके अलावा जो है ना आगे ट्रीटमेंट भी बताई गई है आपकी बुक में, ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट किस तरह की जा सकती है किडनी स्टोन के पेशेंट की। लिखा है द साइज ऑफ स्टोन इज कंपैरेटिवली स्मॉल, वी कैन यूज द टेक्निक। अच्छा, हम इस टेक्निक की मदद से, जब स्मॉल साइज होगा स्टूडेंट, तो हम इस टेक्निक की मदद से किडनी स्टोन को रिमूव कर सकेंगे, ट्रीट कर सकेंगे। लेकिन जब वो स्टोन एक ह्यूज अमाउंट में हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो फिर उसके लिए जो है ना वो हमें मुख्तलिफ जो है चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होगी उसको निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए। लिखा है द लार्जर साइज स्टोन कैन नॉट बी ब्रोकन बाय दिस प्रोसेस, सो इट्स रिमूव ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ रीनाल सर्जरी। फिर हमें रीनाल की सर्जरी, रीनाल मीन्स किडनी की सर्जरी करनी पड़ेगी। अगर नॉर्मली जो हमारा स्टोन है, जो हमारे पास क्रिस्टल्स है, हमारी किडनी में जो पथरी है, तो अगर वो सॉफ्ट नहीं हुई, वो मेडिसिन की मदद से रिमूव नहीं हुई, वो टेक्निक और थेरेपी और हमारे पास जो ट्रीटमेंट है बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट मशीन्स, अगर उसके ज़रिए नहीं हुई तो फिर क्या करना होगा, किडनी की सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद लिखा है ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ रीनाल सर्जरी द लार्ज इनटेक ऑफ वाटर द ओनली मेजर टू मिनिमाइज द चेंज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। अच्छा, अब आपको नीचे तरीका भी बता दिया गया लास्ट में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, कि अगर आप किडनी स्टोन से बचना चाहते हैं तो आप वाटर की इंटेक को ज़्यादा करें। इसीलिए आपने देखा है अक्सर जब हम कहते हैं कि हमारी किडनी में पेन है, मेरे गुर्दों में दर्द है, तो हमें रिकमेंड किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इंटेक करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी से यूरिन पास आउट करता है।
तो यूरिन पास आउट होगा तो इस तरीके के जो स्टोन्स हैं वो हमारी बॉडी से स्पेल आउट होंगे, निकलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारी किडनी जो है वो फ्रेश रहेगी, वाटर मिलता रहेगा, हाइड्रेटेड रहेगी, ठीक है। तो वाटर के इस्तेमाल को जो है ना आप ज़्यादा करें, ज़्यादा पानी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करें, साफ़ सुथरा पानी पिया करें, ठीक है। तो वरना जो किडनी स्टोन है ये एक टाइम पे आके बड़ा मसला भी बन सकती है, इसलिए हम इसे डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा डिसऑर्डर जो है दैट इज किडनी फेलियर, ठीक है। किडनी फेलियर यानी कि जो हम कहते हैं गुर्दे फेल हो गए, किडनी जो फेल हो जाती है। तो लिखा है समटाइम्स द नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी स्टॉप्ड वर्किंग, इट इज कॉल्ड किडनी फेलियर। समटाइम्स, कभी कभार जब किडनी अपना सही प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देती है तो उसे हम किडनी फेलियर कहते हैं, किडनी फेल हो चुकी है, ठीक है। लिखा हुआ इट इज मेनली ड्यू टू सॉल्यूट बैलेंस इन ब्लड एंड किडनी। इसका रीजन क्या है, ये क्यों होता है इस तरह? इसलिए होता है कि जब हमारी बॉडी में ब्लड का जो सॉल्यूट है, जो किडनी में जब एक बैलेंस डिसबैलेंस हो जाए, वो बैलेंस सही ना हो, तो फिर उसकी वजह कर होता है। लिखा है द फेलियर ऑफ किडनी ऑल्सो यूरिया एंड द अदर वेस्ट मटेरियल टू कंप्लीट द ब्लड। जब हमारे ब्लड में एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिया और अदर चीज़ें जो हमारे पास पॉइजनिंग, जो हमारे पास जो वो सब्सटेंस हैं जो कॉज किल कर सकते हैं, जैसे हमने यूरिक एसिड और यूरिया को पढ़ा, तो इनके जो एक्सेसिव अमाउंट है इसकी वजह कर भी हो सकता है। उसके बाद लिखा है द अमाउंट ऑफ H2O इज नॉट रेगुलेट ऑल्सो। वाटर का कम टेक ज़्यादा ना करना, वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल ना करना, वाटर का हमारे गुर्दों में, हमारी किडनी में सही रेगुलेट ना होना, ये रीज़न भी हो सकता है। उसके बाद लिखा है दिस डिसबैलेंस ऑफ सॉल्यूट causes death unless the patient is given treatment filter out waste by machine। अब क्या होता है, जब हमारी किडनी में वाटर रेगुलेट नहीं कर रहा, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, तो फिर ऐसे नतीजे में जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है, या फिर ऐसे नतीजे में जो है ना पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की नीड होती है कि वो रेगुलर बेसिस में मशीन से ट्रीटमेंट कराए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो लिखा है जैसे किडनी डायलिसिस, ठीक है। किडनी डायलिसिस में पेशेंट को जो बार बार डायलिसिस के पेशेंट जो है ना वो ज़्यादा नहीं बच पाते, बहुत मुश्किल होता है उनका सरवाइव करना, वो बहुत तकलीफ़ में होते हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। तो इसीलिए हमें अपनी जो ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत नेमत दी है, इसकी कदर करनी चाहिए और इसका ख्याल करना चाहिए, ठीक है। तो हम जब रेगुलर बेसिस में वाटर को अच्छे से इंटेक नहीं करेंगे, परहेज़ नहीं करेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, तो फिर हमें खुदा न खास्ता इस तरीके के डिजीज़ और डिसऑर्डर का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं, बहुत ज़्यादा अजियत वाले होते हैं, ठीक है। तो किडनी डायलिसिस जो है आपकी बुक में लिखा है कि पेशेंट ऑफ किडनी फेलियर गेट टू किडनी ट्रांसप्लांट, या तो उसका प्रॉपर हल ये है कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, बट एवरी पर्सन कुड नॉट अफोर्ड इट। काफ़ी लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते किडनी को ट्रांसप्लांट कराना, ठीक है। तो फिर वो डायलिसिस की तरफ आते हैं, ठीक है। अ पर्सन विच 2 हेल्दी किडनीज मे डोनेट 1 किडनी एंड सर्वाइव विथ 1 किडनी। अच्छा, सम टाइम पर्सन जो अपनी किडनी एक डोनेट कर देते हैं, एक किडनी, तो एक किडनी के साथ तो आप सर्वाइव कर सकते हो, राइट। तो एक किडनी जो है इफ डोनर इज नॉट अवेलेबल, सम टाइम अगर आपके पास पैसे भी हैं आप अपने पेशेंट को ट्रांसप्लांट भी कर सकते हो, करवा सकते हो, लेकिन मसला ये है कि आपको ऐसा डोनर नहीं मिल रहा जो क्या कर सके, जो अवेलेबल हो, जिसकी किडनी मिल सके, जिससे आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा सको, ठीक है। तो फिर क्या होता है, द पेशेंट कैन बी ट्रीट विद डायलिसिस। तो पेशेंट डायलिसिस के साथ ट्रीट नहीं करवाया जा सकता यूजिंग डायलिसिस मशीन। इवन डायलिसिस जो है उसके पास एक ऑप्शन है, लेकिन किडनी ही आपके पास जो है ना वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही, ना ही वो डायलिसिस से जो है ना वो सेट आउट हो रही है, ठीक हो रही है। अ डायलिसिस पेशेंट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ किडनी, हेल्प्स टू क्लीन द पेशेंट ब्लड फ्रॉम मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिक्स। अच्छा, अब डायलिसिस मशीन के बारे में आपको बताया कि डायलिसिस मशीन परफॉर्म करती है एक ऐसा फंक्शन जो किडनी को क्या करेगी, हेल्प करेगी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में और टॉक्सिक मॉलिक्यूल को, वेस्ट मॉलिक्यूल को रिमूव आउट करने में। लिखा है फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट द पेशेंट नीड्स टू अंडरगो डायलिसिस। अब हमारे पास लिखा है एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए जो पेशेंट है उनको ज़रूरत होती है कि वो डायलिसिस करवाते रहें टाइम्स अ वीक, यानी वीक्स में करवाना पड़ता है। ईच सेशन लीड्स अबाउट 3-5 आवर डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट बॉडी साइज एंड मेडिकल कंडीशन।
अब डायलिसिस में टाइम भी बहुत लगता है, तो लिखा है 3 to 5 आवर्स लगते हैं मैक्सिमम, और वो डिपेंड करते हैं पेशेंट्स की बॉडी के ऊपर और उनकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर, कि उनकी हेल्थ कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल तो नहीं है या उनकी बॉडी जो है, तो उस वजह कर हमारे पास इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है डायलिसिस का टाइम, कि आपको कितनी टाइम तक जो है ना वो डायलिसिस होगी। 3 to 5 आवर्स आपकी बुक में लिखा है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी को, कि किडनी के क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। पहले हमने डिस्कस किया किडनी स्टोन को, कि किडनी स्टोन किस तरीके से बनती है, किस तरह होती है, किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट क्या है, और आपको एहतियात भी बता दी कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को इस्तेमाल करना है, ठीक है, ड्रिंक करना है, इनटेक करना है वाटर का। उसके बाद आपको हमने डिस्कस किया किडनी फेलियर का, जिसमें आपको किडनी डायलिसिस का खदशा होता है, किडनी डायलिसिस करवानी पड़ती है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक थे, दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से, तो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको क्लियर होगा। इन दोनों टॉपिक में अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।